शुभ संध्या भैया और दीदी सब। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, है ना। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी जो क्लास चल रही थी, क्या चल रही थी, केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी, है ना। और उसमें हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल की क्लास स्टार्ट करी थी और कुछ उसके जो अंतर थे, यानी धातु और अधातु के जो कुछ अंतर थे उन्हें भी हम लोगों ने अपनी क्लास में देखा था। हालांकि कुछ हमारा बाकी रह गया था, तो जो बाकी रह गया था उसको हम लोग आज देखेंगे। तो हेडिंग देते हैं क्या, धातु और अधातु। धातु अधातु, यानी हम लोग आज पढ़ेंगे धातु और अधातु के बारे में जो कुछ अंतर। जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में कहाँ तक करा था कि धातु विद्युत के सुचालक होते हैं और अधातु विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन हर किसी चीज का एक अपवाद था। जैसे कि अधातु में क्या था, ग्रेफाइट जो विद्युत के क्या थे, सुचालक थे। वहीं अगर बात करें प्लम्बम की, जो कि धातु है, यानी सीसा की बात करें, जो कि धातु होते हुए भी विद्युत का क्या था, कुचालक था। और अब हम अगली बात करेंगे, धातु में लिखेंगे सब कोई कि धातु सामान्यतः कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं। तो लिखेंगे धातु की तरफ, धातु सामान्यतः चमकीले होते हैं। क्या लिखा, धातु सामान्यतः चमकीले होते हैं। और वही अगर बात करें हम अधातु की, तो अधातु क्या होते हैं, अधातु सामान्यतः धूसर होते हैं, यानी कि चमकीले नहीं होते हैं। लेकिन हर चीज का एक कोई ना कोई अपवाद होता है। तो धातु और अधातु में जब ये चमकीले हो रहे हैं, तो धातु तो सामान्यतः हमने लिख दिया कि चमकीले होते हैं, लेकिन अधातु में क्या है, धूसर होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद है जो कि चमकीले होते हैं। जैसे कि सबसे पहला तो आप लोग जानते हैं कि अधातु कौन है, हीरा। क्या उससे कोई चमकीला है? नहीं। तो हम देख लेते हैं अपवाद में, अपवाद में लिख सकते हैं हीरा, है ना। हीरा से, यानी डायमंड, आप इसे हीरा, डायमंड जो होता है उससे ज्यादा चमकीला कुछ होता नहीं है। हम लोग जो, जैसे कि हम सब जानते हैं ग्रेफाइट क्या है, अधातु है। लेकिन जब आप लोग पेंसिल यूज करते हैं तो देखते होंगे कि उसके नोक पे कुछ शाइननेस सी दिखती है, यानी चमकीलापन दिखता है। तो हम ग्रेफाइट भी लिख सकते हैं, ग्रेफाइट। ये दो हो गया। तीसरा आपको दिया रहेगा, ऐसे तो नॉर्मल बुक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं जो अच्छी बुक होती है उसमें आपको दिखेगा आयोडीन। ठीक है, आयोडीन। आयोडीन भी एक और धातु है, लेकिन ये क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। और सबसे बड़ी बात एक आता है सफेद फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, है ना। सफेद फास्फोरस जो होता है ये भी एक और धातु है, और ये क्या होता है, चमकीला होता है। देखो जनरली हम लोगों ने तो ऐसे, तो हम लोग देखने तो जाते हैं नहीं, क्योंकि हमारा जो, जैसे कि कब्रिस्तान वगैरह हो गया, तो हमारे घर के आसपास तो वैसे भी नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग अगर से उधर से गुजर रहे होते हैं, या फिर दूर से अगर हम उसे देखते हैं, तो वो पूर्णिमा की रात में, ठीक है, कब, पूर्णिमा की रात में वो कब्रिस्तान कुछ ज्यादा ही, या फिर कोई शमशान घाट हो, कोई कब्रिस्तान है, वो कुछ ज्यादा ही चमकते हुए नजर आता है। आखिर क्या रीजन है इसे चमकने का? तो ये जो सफेद फास्फोरस है, इसको कहा जाता है कि कब्रिस्तान की आग या शमशान की आग कहा जाता है सफेद फास्फोरस को। क्यों कहा जाता है? तो ये रोशनी में रोशनी निकालता है,
यानी चंद्रमा क्या है, पूरा चांद है, तो वो अपने आप में बहुत ज्यादा रोशनी देता है। और उसके बाद जब वो हड्डियों में पड़ता है, ठीक है, हमारी हड्डियों में क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। तो जब वो हड्डियों पे या उस जले हुए राख पे पड़ता है तो उधर से क्या होता है, रोशनी यानी लाइट एमिट होता है। तो जिससे कहा जाता है कि सफेद फास्फोरस को कब्रिस्तान या शमशान की आग कहा जाता है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा कि सफेद फास्फोरस को कब्रिस्तान की आग कहा जाता है, ठीक है। लाइट ऑफ द ग्रेवयार्ड सफेद फास्फोरस को हम कहते हैं। तो ये तो अंतर हो गया कि भाई क्या धातु सामान्यतः चमकीले होते हैं और धातु धूसर होते हैं, लेकिन अपवाद में क्या क्या था, हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन और सफेद फास्फोरस। जुगनू, अगर हम जुगनू की बात करें, जो रात में एक छोटा सा कीड़ा होता है, टिमटिमाते रहता है, उसके अंदर भी सफेद फास्फोरस पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जुगनू के अंदर जुगनू की टिमटिमाहट का वजह क्या है, या फिर इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, सफेद फास्फोरस जो है रीजन है, कारण है जुगनू के टिमटिमाने का। ठीक, तो यहाँ से आपके कितने सारे 2-3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, इसको नोट करिए। तब तक हम अगले पे चलते हैं। आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे मिटा देती हूँ। अगला लिखेंगे, धातु की तरफ लिखेंगे, जब धातु ऑक्साइड बनाते हैं तो वह क्षारीय बनता है। तो वह पदार्थ यानी उससे निकलने वाली, उससे बनने वाली जो भी चीजें होती हैं वो कैसे बनती हैं, क्षारीय बनती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं, जैसे Na क्या हो गया, Na क्या हो गया, धातु हो गया। वही बात करें अगर हम इसके साथ मिला दें H2O, H2O क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण कर रहा है, यानी जल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कर रहा है। तो बनने वाला पदार्थ क्या हो जाएगा, NaOH। और ये क्या होता है, NaOH क्या होता है, ये क्षारीय होता है, यानी प्रबल क्षार के गिनती में हम इसको लाते हैं ना। NaOH क्या होता है, प्रबल क्षार होता है, यानी सोडियम को जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, यानी जल में क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जब ऑक्साइड बनाते हैं तो ये क्या बन जाता है, क्षारीय बन जाता है, यानी कि क्या कहेंगे इसको, एल्कलाइन बन जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें अधातु की, तो जब अधातु के ऑक्साइड बनाते हैं तो वह अम्लीय बन जाता है, क्या लिखा, जब धातु ऑक्साइड बनाता है तो वह क्या होता है, क्षारीय होता है, और जब अधातु ऑक्साइड बनाता है तो अम्लीय बनाता है। वहीं अगर हम क्या बोलते हैं, अगर हम H2O का कर लें अपवाद के तौर पे, ठीक है, तो H2O क्या होता है, उभयधर्मी होता है, यानी कि इसमें एसिडिक और एल्केलाइन यानी बेसिक दोनों नेचर पाए जाते हैं, अम्लीय व क्षारीय दोनों गुण पाए जाते हैं H2O में। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया
गया धातु और अधातु की बात। क्या होती है, धातु ऑक्साइड बनाते तो अम्लीय, सॉरी क्षारीय, और अधातु ऑक्साइड बनाए तो अम्लीय। ठीक है, आप लोग इसे नोट करिए। हाँ, तो अब हम बात करेंगे अगले डिफरेंस यानी अगले अंतर पे कि धातु और अधातु का अगला अंतर क्या होगा। तो लिखेंगे कि अभी तक हम लोगों ने जाना है ना कि धातु क्या होते हैं, चमकीले, और धातु धूसर होते हैं। धातु के ऑक्साइड जब बनते हैं तो क्षारीय बनता है, और अधातु के ऑक्साइड जब बनते हैं तो वो अम्लीय बनता है। अब हम जानेंगे कि धातु का मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु जो होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। तो लिखिएगा धातु के गलनांक बिंदु उच्च होते हैं। ठीक है, धातु के गलनांक बिंदु कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि अच्छा ये पूछ दिया जाता है कि सबसे ज्यादा वो कौन सी धातु है जिसकी गलनांक सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि वह कौन सी धातु है जिसकी गलनांक सबसे ज्यादा होती है। तो हम क्या लिखेंगे, टंगस्टन होता है, जो कि हम लोगों के बल्ब में यूज करते हैं हम, वो टंगस्टन जिसका गलनांक होता है, लिखेंगे टंगस्टन जिसका गलनांक होता है, कितना होता है, करीबन 3400 के आसपास, ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं बता लेकिन 3400 के आसपास, 3400 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका गलनांक होता है। तो धातु के गलनांक उच्च होते हैं। ठीक, और टंगस्टन जो होता है सबसे उच्च गलनांक वाला धातु होता है, जिसका कि कितना होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस के जितना आपको दिखेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको ऑप्शंस में मिल सकता है, लेकिन इसके आसपास ही रहेगा। वहीं अगर हम बात करें दूसरा अधातु की, तो अधातु का बिल्कुल इसके ऑपोजिट, अधातु का गलनांक क्या होता है, निम्न होता है, निम्न होता है। लेकिन यहाँ पे आ जाता है अपवाद, अपवाद आ जाता है किसका, हीरे का, क्योंकि आप सबको पता है कि हीरे का गलनांक जो होता है वो 4000 से भी, यानी 4000 से भी ज्यादा होता है। तो लिख सकते हैं हम लोग कि हीरे का गलनांक 4632 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, कितना होता है, 4632 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दे सकता है। अच्छा चलो, 4629 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्ट अगर हम लिखें तो, अच्छा दिख नहीं रहा है आप लोगों को शायद, 4629 डिग्री सेल्सियस होता है हीरे का क्या, गलनांक। तो ये अपवाद में आ जाता है, क्योंकि भाई अधातु का गलनांक क्या है, निम्न है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये तो धातु से भी ज्यादा है ना। तो पूछ दिया जाएगा कि वह कौन सा अधातु है जिसका गलनांक सबसे ज्यादा होता है। तो हम हीरा लिख देंगे। अगर पूछ दे कि हीरे का गलनांक कितना है तो हम ये नंबर जो है मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी धातु और अधातु के कुछ अंतर जो हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, अगला जो अब हम लोग करेंगे, जैसे कि क्योंकि हम इसको जो धातु और अधातु मुख्यतः कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारा जो पेरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी, हमें इसके बाद करना है। तो हमें कम से कम पता होना चाहिए कि धातु कहाँ, अधातु कहाँ, और उनके गुण क्या होते हैं, और उनके जो क्या क्या पदार्थ, उन सब चीजों से हम बना सकते हैं। तो ये हमारी अगली क्लास की होगी, जो हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको ध्यान देखिए। ऐसा नहीं है कि हम घंटों घंटों पढ़ते रहें तो हमारे दिमाग में चीजें
एंटर करते रहेंगे। हम थोड़ा ही पढ़े लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो चीजें हमारे दिमाग में अच्छे से आएगी और हम चीजों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारी धातु और धातु में जो अंतर थे वो कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे एक एक धातु और अधातु के बारे में और उसके गुण अवगुण के बारे में जानेंगे। ठीक, तो आज क्लास में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।